अगर आप इसके 3 साल का रिटर्न देखें तो ऑन CAGR बेसिस ने 17.83% का दिया है। लेकिन ऐसे देख सकते हैं कि अभी इसने लास्ट 1 ईयर में जो इसका बेंचमार्क है BSE 500 उसको इसने लगातार बीट किया और बहुत बड़े मार्जिन से बीट किया है। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट ले रखी है वो HDFC बैंक में है। HDFC बैंक के बाद फिर बजाज होल्डिंग, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, ICICI बैंक, ITC, कोटक बैंक, मारुति सुजुकी, मेटा प्लेटफॉर्म और SCL टेक्नोलॉजी, अल्फाबेट, इन्होंने मेटा में, फेसबुक में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट ले रखी है। हेलो इन्वेस्टर्स, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले इंडिया के सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में जिसने लगातार अपने बेंचमार्क को बीट किया है और इसके जो फंड मैनेजर है वो इंडिया के टॉप रेटेड फंड मैनेजर में से एक हैं। और ये जो हमारा म्यूचुअल फंड है आज का इसे वैल्यू रिसर्च की तरफ से 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है और इसने लगातार अपने बेंचमार्क को बीट किया है। अगर आप इसके जब से ये बना है लगभग 13 साल इस फंड को आए हो चुके हैं, इसने ऑन CAGR बेसिस लगभग 19% की रिटर्न दी है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो इस वीडियो में मैं आपको पहले तो इस फंड के बारे में बताऊंगा और इसके साथ ये भी बताने वाला हूँ कि इसमें किस तरह के पर्सन को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या ये आपके लिए सुटेबल है कि नहीं, ये भी इस वीडियो में ही हम लोग जानेंगे। और लास्ट में फिर मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि आपको इसमें क्या करना चाहिए अभी इस समय, कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो फंड है वो हमारा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान। हमें डायरेक्ट प्लान ही लेना चाहिए। इसे वैल्यू रिसर्च की तरफ से 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है और ये रिस्कोमीटर में ये वेरी हाई रिस्क में आता है और जितनी भी इक्विटी में अगर इस एक्सपोजर लेते हो तो वो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता ही आता है। अगर आप इसके 3 साल का रिटर्न देखें तो ऑन CAGR बेसिस ने 17.83% का दिया है। लेकिन अगर आप इसके लास्ट 10 ईयर का रिटर्न देखते हो तो वो भी लगभग इसका 17.95% का है। अभी जो इसकी NAV चल रही है, मतलब नेट एसेट वैल्यू, वो 85.84 रुपीज़ की चल रही है। और अब हम इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। जैसे देख सकते हैं कि अभी इसने लास्ट 1 ईयर में जो इसका बेंचमार्क है BSE 500 उसको इसने लगातार बीट किया और बहुत बड़े मार्जिन से बीट किया है। और अब हम लोग लास्ट 3 ईयर का देखते हैं तो लास्ट 3 ईयर के बेसिस पे भी इसने अपने बेंचमार्क को लगातार ही आउट परफॉर्म किया। ऐसा एक भी बार नहीं होता कि ये अंडर परफॉर्म करे। अगर आप इसको, ये फंड हमारा वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप कभी भी इक्विटी में एक्सपोजर लेते हो तो वो आपको वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है क्योंकि यहाँ पे कभी भी रिटर्न गारंटी नहीं होते। अगर इसकी डिटेल देखा जाए, जैसे अगर आप इसके बीटा देखो तो इसका बीटा लगभग 0.66 का है। इसका मतलब ये है जितना इसका बेंचमार्क गिरता है उससे कम वॉलेटाइल है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं गिरता जितना ज़्यादा इसका बेंचमार्क गिरता है। तो ये हमारे लिए अच्छा ही है। तब हम इसके एसेट एलोकेशन पे देखते हैं कि इसका एसेट एलोकेशन कहाँ कहाँ हमारे फंड मैनेजर ने पैसे लगा रखे हैं। तो वो कुछ है हमारा इस हिसाब से, लगभग फंड का जो 77.24% पैसे हैं वो इक्विटी में लगे हुए हैं और उसके बाद जो रिमेनिंग है 21.44% वो डेब्ट में लगा हुआ है और बाकी जो 1.32% है वो हमारे फंड मैनेजर ने कैश में ही रखा है। देखा जाए तो ये इनका जो पोर्टफोलियो एग्रीगेट है, इनका मेजॉरिटी जो पैसा है वो बहुत बड़ी लार्ज कैप में है, जाइंट्स कंपनीज में ही इनका पैसा लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा छोटी कंपनी में जाते हैं। इस फंड में लगभग कितने टोटल 70 स्टॉक्स हैं जिसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अगर आप इसके सेक्टर वाइज एलोकेशन देखा जाए तो इन्होंने जिस सेक्टर में इनका सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है वो है हमारा फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर में लगभग इनका 30% पैसा लगा हुआ है। उसके बाद 15% पैसा टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में लगा हुआ है एंड फिर उसके बाद 11% पैसा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में लगा हुआ है। उसके बाद 6.18% पैसा मटेरियल्स में लगा हुआ है। उसके बाद 5.51% पैसा जो है वो एनर्जी एंड यूटिलिटीज़ में लगा हुआ है। उसके बाद 4.54% पैसा कंज्यूमर स्टेबल्स में लगा है एंड 4.27% हेल्थ केयर में एंड जो रिमेनिंग है वो 0.19% वो इंडस्ट्रियल में लगा हुआ है। अगर आप इसकी टॉप होल्डिंग कंपनी में देखें तो सबसे ज़्यादा इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट ले रखी है वो HDFC बैंक में है। HDFC बैंक के बाद फिर बजाज होल्डिंग, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, ICICI बैंक, ITC, कोटक बैंक, मारुति सुजुकी, मेटा प्लेटफॉर्म और SCL टेक्नोलॉजी, अल्फाबेट, इन्होंने मेटा में, फेसबुक में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट ले रखी है। इन्होंने गूगल में भी इन्वेस्टमेंट ले रखी है और एक्सिस बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जितनी भी इंडिया की बड़ी कंपनीज हैं और जो USA की जो 4 सबसे बड़ी कंपनी है जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गई, अमेजोन हो गया, उसमें भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट ले रखी है। इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डी लैब, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इन सब में इनकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है। और रिसेंट में अगर देखा जाए तो अभी इन्होंने अपना
मेजॉरिटी स्टॉक्स में ज़्यादा इन्होंने अपनी होल्डिंग ना बढ़ाई है ना घटाई है। जैसे इन्होंने अभी रिसेंट में अपनी कोल इंडिया में और पावर ग्रिड में अपनी होल्डिंग थोड़ी सी इन्होंने बढ़ाई है। अगर हम इसके एनुअलाइज रिटर्न को देखा जाए तो वो लगभग इसका जब से फंड बना तब से 19.81% का है, जो कि मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। अगर आप इसमें लगातार SIP करते जाओ तो आप बहुत अच्छे से आप अपने पैसे को पहली बात तो इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट कर पाओगे, और दूसरी बात क्या होगी कि आप अच्छे लेवल पर अपने पैसे ग्रो कर रहे हो। अगर आप कोई भी अच्छा इन्वेस्टर है तो आप उससे जाके कभी भी पूछना तो वो और उससे बताना कि 20% की रिटर्न कितनी होती है, तो वो आपको खुद ही समझा देगा कि हाँ 20% रिटर्न लाना काफ़ी अच्छा होता है। और अगर ये सारी रिटर्न आप 30-40 साल लाते हो तो आप बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो मार्केट में। तो अब हम इसकी और भी डिटेल्स देखते हैं जितनी भी मुझे यहाँ पे मिल जाए। एंड इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.63% का है। मतलब जो कमीशन जो आपको फंड मैनेजर जो आपसे पैसे लेता है वो लगभग 0.63% है। इसमें भी अगर आप 1 साल से पहले आप इस फंड को अपने बेचते हो तो आपको 2% का एग्जिट फ्लो लगने वाला है। और जो फंड है इसका जो AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो लगभग 88,000 करोड़ के हैं। इसमें किसी भी तरह का लॉकिंग पीरियड नहीं है। इस फंड को बने हुए लगभग 11 साल 10 महीने हो चुके हैं। इसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 500 है, और इसमें आप मिनिमम 1,000 रुपये से SIP शुरू कर सकते हो और मिनिमम 1,000 रुपये से लमसम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। और अगर आप इसे 1 साल से अंदर कम में बेचते हो तो आपको 20% का शॉर्ट टर्म गेन लगने वाला है, अगर आपको गेन होता है तब। और अगर आप इसे 1 साल के बाद बेचते हो तो आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगने वाला है ऑन अ प्रॉफिट। 1 मंथ में इसका रिटर्न अभी हमारा 6.83% है, 3 मंथ में -6% है, और लास्ट 1 ईयर में 8% का है। मतलब इससे ये पता चल रहा है जहाँ मार्केट काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, गिर रही है, यहीं पे ये फंड है ये उतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं आ रहा है। तो ये फंड उन जैसे इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा अच्छा है जिनको ज़्यादा रिस्क लेना नहीं पसंद है और रिस्क नहीं लेना चाहते, उनको वोलेटिलिटी से डर लगता है, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें थोड़ा रिटर्न भी चाहिए। तो ये फंड आप जैसे इन्वेस्टर्स के लिए ही बहुत अच्छा रहेगा कि आपको ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव नहीं आने वाले, और आपको एक कंसिस्टेंट वे में रिटर्न मिलता जाता है 18-19% का, जो कि बहुत अच्छा होता है। अगर आप इसके पेयर कंपैरिजन से देखते हो तो इनका अपने पेयर कंपैरिजन में भी जिनको इनका एक्सपेंस रेशियो वो लगभग बहुत कम में ही आता है। इनका लगभग है 0.60% का, जो कि उतना भी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल रेंज में ऑन एवरेज अच्छा है। अगर इनका आप शार्प रेशियो देखो तो 1.07 का है, जो कि काफ़ी सही होता है। इसका मतलब ये हमें ये बताता है कि क्या हमारे जो फंड मैनेजर कितना रिस्क लेके कितना रिटर्न ला रहे हैं, और अगर ये 1 से अच्छा होता है तो हम इसे 1 से ऊपर होता है तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसका जो AUM है लगभग 88,000 करोड़ का है, और ये जो जितनी भी बातें इसमें लिखी हुई है मैं आपको पहले ऊपर बता चुका हूँ। और इनके जो फंड मैनेजर में जैसे राज मेहता हैं, राजीव ठाकर हैं एंड मानसी करिया हैं। इनका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो है स्कीम एम टू अचीव लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग प्राइमरी इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट। एंड तो ये थी पूरे फंड की बात की फंड क्या है, फंड मैनेजर कौन है, फंड की कितना AUM है, कितना NAV क्या चल रहा है, इसकी रेटिंग क्या है, वो सारी चीज़ हमने देख ली। लेकिन जो अब मेन पॉइंट आता है कि आप और मैं जो रिटेल इन्वेस्टर हैं जिनके पास उतने पैसे नहीं हैं, तो वो उनको इस फंड में क्या करना चाहिए, क्या आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और क्या अगर आप इस फंड में आपकी पहले से इन्वेस्टमेंट चल रही है तो क्या आपको इसमें कंटिन्यू रखना है। तो मेरे ख्याल से अगर आप इसमें पहले से ही इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हो तो आपको अपनी इसमें SIPs कभी भी नहीं रोकनी चाहिए। आप अपनी SIP इसमें अच्छी खासी चलने देना चाहिए। अगर आप कोई बिजनेस पर्सन हो, ज़्यादा मार्केट को टाइम नहीं दे सकते हो, तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा आइडियल फंड में आएगा। आपको इसमें ग्रोथ के साथ साथ आपको सिक्योरिटी मिलती है कि आपको ग्रोथ का फ़ायदा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ज़्यादा जब मार्केट गिरती है तो वो ये फंड ज़्यादा गिरता नहीं है, तो आपको एक पीस ऑफ माइंड रहता है कि हाँ मेरा पैसा गिर नहीं रहा है और मेरा पैसा अच्छे खासे लेवल पे बढ़ता भी जाता है। तो ये मेरे ख्याल से सभी के लिए अच्छा है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट लेनी है तो आपका कुछ ना कुछ, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तब आप इसमें करिएगा। अगर आप डायरेक्ट आपको ज़्यादा नॉलेज है, आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो तो आपकी बात अलग होगी, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने में भरोसा रखते हो तो आप इस जैसे फंड को ही कंसिडर कर सकते हो। इसमें आपको क्या है, सिक्योरिटी के साथ स्टेबिलिटी के साथ साथ आपको यहाँ पे ग्रोथ भी मिलती है। मैं खुद इसमें पर्सनली इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि आज तक कभी मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं लिया, लेकिन अब मैं खुद थोड़ा थोड़ा अपना पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो मैं इस फंड को भी जरूर कंसीडर करूँगा, क्योंकि इसमें मुझे ऐसा कुछ कभी दिखा नहीं कि कोई इसमें जो फंड मैनेजर है उनमें कोई केसेस हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये अपनी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा जाने माने फंड्स हैं, जिनमें मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लगातार इतना इन्वेस्टमेंट अभी देते रहेंगे, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अभी बाकी है। तो लेकिन एट लास्ट जो भी आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले वो आप अपने बेसिस पे लीजिएगा। मेरे जैसे या किसी और को यूट्यूबर को सुन के आपको कभी अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन नहीं बनाना चाहिए।
तो आज की वीडियो यही तक। अगर आपको वीडियो में थोड़ी सी वैल्यू लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो तब तक के लिए दिस साइड अंकित सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।